Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टर्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों, हम लोग अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस जो आपकी क्लासेस रही हैं, है ना, आप वैसे अगर मैं बात करूँ तो 8th 9th 10th, है ना, इन क्लासेस के अंदर कहीं ना आपने एटम्स के बारे में ज़रूर आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो कुछ आपका बेसिक वहाँ पे टर्म्स यूज़ करने को आपको मिले होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग काफ़ी डेप्थ में पढ़ेंगे। जो आपका, अगर मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ तो आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ये पूरी तरीके से आपकी, मैं जेई की बात करूँ या फिर नीट की बात करूँ, तो यहाँ से आप अगर बिल्कुल फिक्स करके मान के चलो तो आपका 2 to 3 क्वेश्चंस, है ना, जनरली आपके एवरी ईयर कहीं ना कहीं आपके डिस्कस होते हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। तो पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे कि आपका एटम एक्चुअली में है क्या। एटम का पहले हम मीन समझेंगे, देन एटम का मीन समझने के बाद हम लोग बात करेंगे बेटा इसकी हिस्ट्री, कि आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो आपको जो भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, चाहे जे थॉमसन के बारे में आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में पढ़ाऊँगा, आर.के. मिल्टन के बारे में पढ़ाऊँगा मैं आपको, क्लियर है। इसके बाद आपके नील्स बोर के बारे में पढ़ाऊँगा, डी ब्रोगली के बारे में पढ़ाऊँगा, देन इरविन श्रोडिंगर के बारे में आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, बर्नर हाइजेनबर्ग के बारे में आपको पढ़ाऊँगा। ये जितनी भी आपके कहीं ना कहीं साइंटिस्ट हैं, ठीक है, तो एक यहाँ पे पर्टिकुलर ईयर्स के अंदर किस तरीके से सीक्वेंस फॉलो हुआ था आपके एटम्स के ऊपर, ये सारी जितनी भी थ्योरीज हैं वो एटम्स को लेकर रिलेट करी जाएंगी। तो ये पहले मैं आपको आज हिस्ट्री बताऊंगा, उसके बाद मैं चलूँगा बच्चों नेक्स्ट कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा इतना ही होगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग रेडी हो गए तो डालेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे हेडिंग, व्हाट इज़ द एटम, राइट। ओके, यस बच्चों, तो एटम को हम समझने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो एटम एक्चुअली में बच्चों हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। देखो आप यहाँ से, मैंने इधर से ए लिया हुआ है, यहाँ से आपका TOM टॉम बना हुआ है, ठीक है। तो ए देन आपका टॉम मैंने दोनों सेपरेट कर दिए हैं। तो ए का एक्चुअली मीन क्या होता है बच्चों, नॉट, और टॉम का मतलब ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है। तो टॉम का मतलब बेटा ग्रीक वर्ड क्यों यहाँ पे यूज़ करने को मिल रहा है, बिकॉज आपके जॉन डाल्टन की जो थ्योरीज है वहाँ से हम डिफाइन कर रहे हैं। तो जॉन डाल्टन ने एटम को इस तरीके से डिफाइन किया है। आप ए का मतलब क्या है, नॉट, और टॉम का मतलब बच्चों क्या है, डिविजिबल, ठीक है, नॉट डिविजिबल। आप ऐड करोगे तो क्या बना, नॉट डिविजिबल, मतलब एक कुछ ऐसा आपका पार्टिकल है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, जिसको आप पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब नॉट डिविजिबल, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, क्लियर है। ओके, इसके बारे में और भी पॉइंट्स अभी आएंगे, जो आपकी जो डाल्टन थ्योरी आपकी जब आएगी तो वहाँ पे मैं और आपको ज़्यादा बताऊँगा। बट एक्चुअली मीन समझ लो कि एटम का एक्चुअली मीन क्या है। तो एटम का मतलब बेटा ए निकालोगे तो आपको ए का मतलब नॉट, और टॉम का मतलब आपका डिविजिबल। जो आपका नॉट डिविजिबल तो डेफिनेटली उसको हम बोलते हैं एटम, क्लियर है। ओके ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ मैटर के बारे में, क्लियर है। तो डिस्कवरी ऑफ मैटर को अगर मैं यहाँ पे आपको रिलेट करूँ तो इसमें हम सबसे काफ़ी एंसेंट टाइम की जो इंडियन फिलोसफर उसके हम उस टाइम में चलेंगे और हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो आपका जो एंसेंट इंडियन आपके जो फिलोसफर थे उन लोगों ने कंसिडर किया है कि ऑल दी फॉर्म्स ऑफ मैटर, बेटा कोई सी भी स्टेट आपकी हो सकती है, इट में भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, या कोई भी आपका जो भी मैटर्स का फॉर्म है, ठीक है, टू बी मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज स्काई, नेक्स्ट इज एयर, फायर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स एंड अर्थ। तो ये जो थ्योरीज़ हैं ये काफ़ी आपकी जो काफ़ी पुरानी थ्योरीज़ है, स्टार्टिंग की आपकी थ्योरी है, जहाँ पे इंडियन आपके जो फिलोसफर थे एंसेंट टाइम में उन लोगों ने बताया कि कोई भी मैटर बेसिकली आपके जो आपके 5 एलिमेंट्स हैं उससे मिलके बना है, जिसमें फर्स्ट आपका जो है दैट इज़ द स्काई, राइट, और सेकंड वन इज़ दैट इज़ द एयर। हम लोग काफ़ी जो बेसिक आपकी थ्योरीज है उसको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ फायर, नेक्स्ट इज़ वाटर, नेक्स्ट इज़ अर्थ, क्लियर है। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ मैटर को अंडरस्टैंड करने के लिए बच्चों एक नेक्स्ट आपके जो इंडियन फिलोसफर आते हैं जिसका नाम है आपका ऋषि कनाड, ठीक है। तो ऋषि कनाड ने क्या डिस्कस किया, ये भी आपके इंडियन फिलोसफर ही थे। उन्होंने बच्चों बात की है इन 6th सेंचुरी BC, ठीक है।
उन्होंने बताया कि एवरी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल टाइनी पार्टिकल्स। जैसा मैंने बताया था कि एटम का एक्चुअली मीन ही क्या है, एटम का एक्चुअली मीन आपका होता है नॉट डिविजिबल, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बताया, 6th सेंचुरी BC की हम बात कर रहे हैं बच्चों, उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो ऋषि कनाद ने बताया कि आपके कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो आपका मेडअप होगा बच्चों, किससे किससे बना होगा, इंडिविजुअल, मतलब जिससे आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। टाइनी पार्टिकल्स, ओके, टाइनी का मतलब क्या है, इट इज़ अ वेरी स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उससे मिलके बना है। तो इन्होंने एक्चुअली जो ऋषि कनाद थे बचाए, तो इन्होंने इसका नाम बताया कि जो आपका इंडिविजुअल टाइनी पार्टिकल्स है इट इज़ कॉल्ड परमाणु, तो उन्होंने उसका नाम दिया परमाणु। क्लियर है, समझ में आया क्या, इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बता दो, एनी डाउट, ओके। इसके बाद मैं यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा बेसिक थ्योरी और बताऊँगा कि जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे आप देख सकते हो, ए वुड कैन बी कट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, सिमिलरली एवरी मैटर कैन बी मेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। तो सिंपल सा पॉइंट है, आपके पास एक कोई भी वुडन ब्लॉक है, उसको आप कट करो, सपोज इसको मैंने सेंटर से कट कर दिया, ठीक है, इसके आपके 2 पार्ट्स आपके डिवाइड हो चुके हैं, फिर से इसे इन बेटा पार्ट्स को आप सेंटर से कट करोगे तो यहाँ से फर्दर आपके 2 पार्ट्स मिलेंगे, और करते करते आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुँचोगे जहाँ पे बेटा फर्दर आपका जो वुडन ब्लॉक का जो भी पार्ट आपको मिलेगा वो फर्दर आपका डिवाइड नहीं होगा, मतलब आपका डिविजुअल नहीं होगा। तो जहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो वुडन ब्लॉक है वो आपका फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे टाइनी पार्टिकल्स डेफिनेटली, और वो आपका नॉट डिविजिबल है। तो ऋषि कनाद ने उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया था दैट इज़ दी परमाणु। क्लियर है, ओके। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बच्चों आपके यहाँ पे ग्रीक आपके थिंकर जिसको हम बात करते हैं दैट इज़ दी डेमोक्रिट्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था, ये भी काफ़ी हम बात करेंगे तो 430 BC समथिंग की हम बात कर रहे हैं, 430 BC इज़ द ब्रिटिश क्राइस्ट, हम इसकी बात कर रहे हैं इस टाइम की। तो उस टाइम में तो डेमोक्रिट्स ने क्या बताया था कि ही पोस्टुलेट्स दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ एवरी स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज़ कॉल्ड एटम, ठीक है। तो कोई भी आपका मैटर है, कोई भी पदार्थ है, वो आपके स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बना है, इट इज़ ए वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, उसका उन्होंने नाम दिया एटम्स। तो पहले हिस्ट्री को समझ लेते हैं अपन लोग कि सबसे पहले कौन आए, देन उसके बाद कौन आए, तो पहले इसके बारे में आइडिया हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जितनी भी आपके यहाँ पे डिस्कवरीज हुई हैं वो आपको बिल्कुल समझ में आती जाएंगी, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने हम बात करें तो इन अप्रॉक्सीमेटली 430 BC डेमोक्रिट्स कॉइन्ड द टर्म एटम। तो डेमोक्रिट्स जो आपके थे इन्होंने ही इस बेटा जो आपका पार्टिकल डिवाइड नहीं हो रहा था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, उसका ही नाम उन्होंने बोला एटम्स। क्लियर है, ओके। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ, एक्चुअली में एटम बट बेटा यहाँ पे एटोमोस से भी हम रिलेट करते हैं, राइट, एटोमोस, इससे भी हम रिलेट करते हैं। तो इसका विच मीनिंग अनकटेबल, ठीक है, और बोल सकते हैं द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब आप फर्दर उसे आप कट नहीं कर सकते हो, ठीक है, और आप इसका मतलब इनडिवाइड, मतलब आप उसे फर्दर डिवाइड भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो भाई मैटर का एक ऐसा पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे फर्दर आप डिवाइड नहीं करोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एटोमस, या फिर इसी आपका वर्ड निकाला गया दैट इज़ कॉल्ड एटम, ठीक है। तो आपको एटम के बारे में 2 थ्योरीज क्लियर हुई हैं, कोई डाउट इसमें नहीं होगा, ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट आपके साइंटिस्ट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यस बच्चों, अब इसके बाद मैं आपको बच्चों बताता हूँ जे थॉमसन, दैट इज़ दी 1897 की हम लोग बात कर रहे हैं। थॉमसन ने बच्चों डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपका डिस्कशन हुआ है। तो थॉमसन ने अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको हिस्ट्री प्रॉपर याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले कौन आया था, उसका स्टेटमेंट क्या था, देन फर्दर कौन आया, उनके स्टेटमेंट्स क्या थे, ये सीक्वेंस आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो थॉमसन ने आपका इन 1897 के अंदर डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन्स आपका डिफाइन किया है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ, सेकेंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ दी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इनका अगर मैं ईयर लिखूँ दैट इज़ दी 1909। तो 1909 आप देख सकते हो जिसे थॉमसन ने बच्चों इसके जस्ट पहले किया है, दैट इज़ 1897, ठीक है। तो 1897 के जस्ट आपके नेक्स्ट आपका जो साइंटिस्ट है बेटा, इनका नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने 1909 के अंदर बेटा डिस्कवरी किया है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो इन चीज़ों को, तो भी आपको मिलेगा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को अगर आप सर्च करोगे तो बच्चों इनके नाम के नीचे आपका डिफाइन होगा डिस्कवरी, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस,
अगर आप सर्च कर रहे हो तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में, तो डेफिनेटली आपको रदरफोर्ड का नाम आपका डिस्प्ले होगा। क्लियर है? तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जे थॉमसन 1897 डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन्स, और सेकेंड वन इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बेटा ये 1909 डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है? ओके। इसके बाद थर्ड हम बात करेंगे बेटा 1909 के बाद नेक्स्ट आपका जो ईयर आता है दैट इज़ 1910। ठीक है? और इसके अंदर बच्चों में बात करूँ तो इट इज़ ए R.K. मिल्कन, राइट। तो इनकी जो डिस्कवरी है उसकी डिस्कवरी में भी बच्चों क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, मैं नीचे लिखूंगा, शॉर्ट में लिखेंगे, आप लोग ध्यान से समझ लेना। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बारे में किसने बच्चों आपका डिफाइंड किया है, दैट इज़ दी R.K. मिल्कन। आपको ईयर याद रखना पड़ेगा 1910। तो फर्स्ट क्या है, जे थॉमसन 1897। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1909। जस्ट आपका देखो 1910 इनके अंदर बेटा R.K. मिल्कन जिन्होंने बात की है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ। इसके बाद जो साइंटिस्ट आपका है वो काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट है। मैं फिर ईयर लिखता हूँ 1913, ये आपकी डिस्कवरी ईयर है, जहाँ पे बेटा साइंटिस्ट का अगर मैं नाम लिखूँगा इट इज़ ए नील्स बोर, राइट। तो आपका जो बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको बताएंगे बेटा, इन्हीं का ही आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा है। तो नील्स बोर, तो इन्होंने बच्चों क्या किया है, दैट इज़ दी बोर एटॉमिक मॉडल। लिखो यहाँ पे बोर एटॉमिक मॉडल, राइट, बोर एटॉमिक मॉडल। तो 1913 में फिर से एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले जे थॉमसन 1897। नेक्स्ट बेटा इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट वन इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ईयर होगा आपका 1909। R.K. मिल्कन 1910 मेजरमेंट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। नेक्स्ट बच्चों नील्स बोर, इन्होंने 1913 में क्या किया है, दैट इज दी बोर एटॉमिक मॉडल। क्लियर है? ओके। इसके बाद अब बच्चों मैं बात करूंगा दैट इज दी फिफ्थ पॉइंट, आपका फिफ्थ पॉइंट होगा जहाँ पे जो बात है 1924। तो 1924 में क्या हुआ बेटा, 1924 के अंदर वेव पार्टिकल डुअलिटी, आप जो डुअल नेचर पढ़ते हो ना उसी की हम लोग बात कर रहे हैं, वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी का आपका यहाँ पे एक्सपेरिमेंट डाटा हुआ था, जहाँ पे बच्चों यहाँ पे किसने किया था, दैट इज दी डी ब्रोगली। इनका भी नाम आप लोगों ने बिल्कुल कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, डी ब्रोगली, राइट। तो डी ब्रोगली ने वेव पार्टिकल ऑफ डुअलिटी 1924 के जस्ट बेटा पहले क्या हुआ था 1913 में नील्स बोर ने बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल के बाद क्या हुआ बच्चों, दैट इज द वेव पार्टिकल डुअलिटीज डी ब्रोगली के द्वारा। क्लियर है? 1924 के अंदर। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे 6 पॉइंट, जहाँ पे हम बात करेंगे 1926 के अंदर। 1926 में क्या हुआ, तो 1926 के अंदर आपका दैट इज दी DIN श्रोडिंगर्स, राइट, श्रोडिंगर्स इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन आपकी बच्चों डिस्कस हुई है 1926 के अंदर, और साइंटिस्ट का नाम अगर मैं बात करूं दैट इज़ दी एर्विन श्रोडिंगर। ठीक है, एर्विन श्रोडिंगर। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है एर्विन श्रोडिंगर। तो 1926 के अंदर आपके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिस्कस हुई है, और साइंटिस्ट का नाम बच्चों एर्विन श्रोडिंगर। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों डिस्कवरी की बात करेंगे तो 7 पॉइंट आपका आएगा, दैट इज़ द 1927। ठीक है, इसके अंदर बच्चों हम बात करते हैं दैट इज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी, इन सब के बारे में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो पहले आपको मैं बता देता हूँ कि कौन सी डिस्कवरी किस ईयर के अंदर हुई और किस तरीके से आपके रिलेट की गई। दैट इज़ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपका डिस्कस हुआ है, और साइंटिस्ट अगर मैं नाम लिखूँ तो दैट इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट HEISENBERG, दैट इज़ द हाइजेनबर्ग, राइट। तो इन्होंने बच्चों क्या किया, इन्होंने क्या है 1927 के अंदर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, राइट। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में आपके बेर्नर हाइजेनबर्ग ने बेटा डिस्कस किया है। तो मैं एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले आप देखो तो सबसे पहले बच्चों क्या है, जे थॉमसन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूँगा
अच्छा मैं डिस्कवरी के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है, आप लिखते चलो। तो सबसे पहले बच्चों डिस्कवरी किसको ही बच्चों लिखोगे आप, एक बिकॉज कुछ पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। एक्चुअली याद हो जाएंगे, एक दो बार आप देखोगे तो याद हो जाएंगे। तो 1897 में क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड ईयर की हम इसके बाद बच्चों बात करेंगे तो 1909 में क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 1910 में क्या हुआ, दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आप रिपीट करते चलो। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ द 1910 मैंने बता दिया आपको, आर के मिल्कन ने क्या किया बेटा, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बारे में किया है। इसके बाद अगर बात करोगे तो नील्स बोर 1913 मैंने बताया था आपको, बोर एटॉमिक मॉडल, है ना। तो आप ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा जो बहुत ही आसान है, मैंने आपको बता दिया है, एक बार आप नोट कर लो और एक दो बार आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको, एक्चुअली मैं क्यों ही बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई बोर एटॉमिक मॉडल का जो डिस्कवरी जो हुई है उसके जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो पहले आए हैं किससे, डी ब्रोगली से। तो कहीं ना कहीं डी ब्रोगली के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आपको समझने में काफ़ी आसानी हुई क्योंकि आपको बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में पूरा क्लियर है। इसी तरीके से मैं बोलूँ कि आपको रदरफोर्ड के बारे में पूरी तरीके से क्लियर, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में क्लियर है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड बोर एटॉमिक मॉडल एंड वेव पार्टिकल डोल्टी ये सारे सीक्वेंस को आप समझ सकते हो। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ईयर बताई है। क्लियर है बच्चों? ओके, यस बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग अब बात करने जा रहे हैं दैट इज़ दी कैथोड रेज, राइट, डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका होगा, मैंने हिस्ट्री आपको बता दी है, तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो फर्स्ट होगा आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम आपको पूरा क्लियर करेंगे। तो डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, वो बेसिक पॉइंट्स आपको मैं पहले बताऊँगा। क्लियर है? चलो, तो आपके सामने यहाँ पे एक पेटेस पूरा दिख रहा है, सेटअप दिख रहा है, जिसके अंदर बच्चों आप देखो यहाँ से आपका हाई वोल्टेज बैटरी आपकी यहाँ पे सेट की गई है, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, इस तरीके से प्लेट्स यहाँ पे अरेंज की गई हैं। और बच्चों ये इसका जो वोल्टेज अगर मैं बात करूँ वेरी हाई वोल्टेज दैट इज़ अराउंड लिखा है 10,000 वोल्ट्स। हाई वोल्टेज यहाँ पे यूज किया गया। बच्चों हाई वोल्टेज क्यों यूज किया इसके पीछे मैं बताऊँगा रीज़न, ठीक है। ओके, फिर इस हाई वोल्टेज ये जो बैटरी है बच्चों, इसके जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आपके जो पॉइंट्स हैं इनको कनेक्ट किया गया बेटा किसके साथ, यहाँ पे एक देखो ध्यान से, यह आपका दैट इज़ दी ट्यूब आपका लिया गया है, ठीक है। तो इस ट्यूब के अंदर एक्चुअली इसको वैक्यूम ट्यूब के नाम से बाद में बोलते हैं। तो एक्चुअली ये जो ट्यूब भी आपका लिया गया है, इस ट्यूब के अंदर बेटा यहाँ पे एक वैक्यूम पंप आपका सेट किया गया है। तो वैक्यूम पंप सेट क्यों किया गया है? वैक्यूम पंप आपका इसलिए सेट किया है क्योंकि बेटा इसके अंदर जितनी भी आपकी एयर है ना, जो भी एटम्स हैं बच्चों एयर के, वो सारे के सारे एटम बेटा सक कर लिए जाएं और इस वैक्यूम पंप के थ्रू आपके बाहर निकाल दिए जाएं। तो कहीं ना कहीं आपके इस ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। तो वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब आपका जो प्रेशर है, अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो समथिंग आपका रहेगा 0. आप देख सकते हो 0.001, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 10 पे पावर बेटा -3, ठीक है। इट इज़ mm ऑफ मरकरी, ठीक है, mm ऑफ मरकरी। बाकी अगर मैं एक सिंपल तरीके से बात करूं तो आपका अगर नॉर्मल अगर मैं इस प्रेशर की अगर बात करूं तो वो कितना रहता है, दैट इज़ 760 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। इसके बारे में आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया है। क्लियर है? गैसेस स्टेट के अंदर तो यहाँ पे आपका प्रेशर बहुत ही क्लियर है, दैट इज़ 10 पे पावर आपका -3 mm ऑफ मरकरी। मतलब इतना कम प्रेशर आपका यहाँ पे डिफाइन किया गया है। क्लियर है? ओके। इसके बाद आपका यहाँ पे मैंने बताया कि बेटा वैक्यूम पंप आपको जो यूज किया गया, उस वैक्यूम पंप की हेल्प से इस ट्यूब के अंदर से बेटा पूरी एयर को बाहर निकाल दिया गया और प्रेशर यहाँ पे आपका 10 की पावर -3 mm और किसी बुक्स के अंदर 10 पर -4 भी लिखा है, तो दोनों ही करेक्ट है। मतलब आपका काफ़ी लो प्रेशर आपका डिफाइन हो गया है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वोल्टेज आपका हाई वोल्टेज हो चुका है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो कैथोड प्लेट आपका होगा, इलेक्ट्रोड्स की बात कर रहे हैं, और जो आपका एनोड प्लेट होगा, तो कैथोड बच्चों यहाँ पे आपका ये नेगेटिव या आपका पॉजिटिव। इसके बाद आपका जो कैथोड प्लेट होगा, इस प्लेट से बेटा आपकी इनविजिबल लाइट कहीं ना कहीं आपके इनविजिबल रेज हैं वो आपके कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हो रही हैं। तो एक्चुअली में सीन क्या हुआ है कि बच्चों ध्यान से देखना ज़रा, यहाँ से इस कैथोड से एक्चुअली बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बेटा एजेक्ट हो चुके हैं। बेटा क्यों आपके जो एजेक्ट हुए हैं बताओ ज़रा? ये बिकॉज ऑफ हाई वोल्टेज बैटरी।
तो हाई वोल्टेज बैटरी की वजह से यहाँ से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके इजेक्ट हो चुके हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आपके बाहर निकले हैं, तो बच्चों आप जो इलेक्ट्रॉन, और ये भी एक पॉइंट है कि यहाँ पे बिल्कुल भी आपका जो वैक्यूम पंप की हेल्प से यहाँ पे कोई भी आपको एटम्स, गैस के एटम्स नहीं मिलेंगे, ये टोटली आपका वैक्यूम है। तो फिर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ हाई वोल्टेज बैटरी, मैं इसके बारे में बताऊँगा मैथमेटिकली अभी आपको। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बच्चों जब यहाँ से निकले हैं, इनके पास आपकी एनर्जी मैक्सिमम है, तो कहीं ना कहीं बच्चों स्ट्रेट लाइन के अंदर आपके मूव करेंगे। भाई ये तो आपकी बेटा कैसी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, और ये बच्चों कैसी है, पॉजिटिव प्लेट है। तो कहीं ना कहीं जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, आपको वैसे उसमें एक्चुअली पता नहीं था, बट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो जो भी रेज यहाँ से निकल रही थी वो रेज एक्चुअली बच्चों क्या थी, नेगेटिवली चार्ज थी, तो वो किधर मूव करेंगी, टुवर्ड्स दी पॉजिटिव प्लेट। अरे क्लियर है क्या? जब पॉजिटिव प्लेट पे मूव की तो मूव करने के बाद यहाँ पे आपका जो एनोड था बच्चों, इसके पीछे देखो एक फ्लोरोसेंट आपका यहाँ पे मटेरियल आपका लगाया गया, दैट इज जिंक सल्फाइड। लगाने के बाद क्या हुआ कि बच्चों इसके ऊपर जैसे बेटा ये आपके जो रेज थी वो आपकी स्ट्राइक की, इस पर टकराई जाके, तो यहाँ पे बच्चों एक आपका ग्लो प्रोड्यूस हुआ, मतलब एक चमक, एक साइन प्रोड्यूस हुई। क्लियर है ना? तो यहाँ पे बिल्कुल अब एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट तो बहुत किए गए थे, ये एक एक्सपेरिमेंट बेटा नहीं था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जहाँ पे प्रेशर चेंज किया गया, जहाँ पे आपका पोटेंशियल चेंज किया गया, जहाँ पे गैस के एटम्स बेटा चेंज किए गए, मटेरियल चेंज किया गया इलेक्ट्रोड का, और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्टेंट एक्सपेरिमेंट आपका डिफाइंड हुआ था, जहाँ पे कुछ चेंज दिखा, वो आपका यही एक्सपेरिमेंट था जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो जो हम लोग पढ़ते हैं, जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, इट इज़ एक्चुअली दी रियल एग्जाम्पल। और रियल एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो इस एग्जाम्पल के थ्रू, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रॉपर आपका दिखाया गया कि कुछ चेंज हो रहा है, और उस चेंज में आपका जो भी रेज है, जो भी इंडिविजुअल रेज हैं, वो आपकी मूव कर रही हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब कैथोड टू एनोड। क्लियर है? जहाँ पे प्रेशर आपका काफ़ी कम है, तो ये आसानी से आप स्ट्राइक किए तो यहाँ पे बेटा आपका ग्लो प्रोड्यूस हुआ है। क्लियर है? ओके। इसके बाद मैं आपको कुछ मैथमेटिकल डाटा बताऊंगा, आप लोग फोकस करो। यस बच्चों, जब हाई वोल्टेज बैटरी का यूज किया जा रहा था, तो हाई वोल्टेज बैटरी का यूज करने का बेसिक मीनिंग क्या था कि बच्चों वहाँ से आपका हाई वोल्टेज आपका वहाँ से सप्लाई हुआ है। तो हाई वोल्टेज जब सप्लाई हुआ है तो बच्चों जो आपकी मेटल की जो प्लेट थी बेटा कैथोड की तरफ, क्लियर है, तो कैथोड की तरफ जो मेटल की प्लेट थी, वहाँ से बच्चों मैंने क्या किया, उस मेटल का मैंने एक एटम ले लिया, उसको डिफाइन किया। तो किस तरीके से, भाई जो एटम है बेटा उसका आपका न्यूक्लियस पार्ट, ठीक है, उसके बाहर कहीं ना कहीं जो बेटा आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका मूव कर रहा है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जब बेटा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मैं काफ़ी सारी थ्योरीज बताऊंगा इसके बारे में, डिफरेंट थ्योरी, मैक्सवेल थ्योरी, डिफरेंट थ्योरीज आपकी आएंगी, मैं बताऊंगा वहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे आपका जो फोर्स है और कौन सा फोर्स यहाँ पे काम करता है, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव कर रहा है ना, क्या आपका ये इलेक्ट्रॉन्स फाइनली एनर्जी को रिलीज करने के बाद न्यूक्लियस में आपका जंप कर जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, स्किप कैसे करते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि आपका जो मेटल प्लेट था कैथोड की तरफ, वहाँ से इजेक्ट कैसे हुए इलेक्ट्रॉन्स। तो अच्छा बच्चों, मैं बात करूँ यहाँ पे एनर्जी इक्वल टू आपका क्या होगा, दैट इज वर्क डन। क्लियर है? हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, एनर्जी इक्वल टू हम क्या मानेंगे बच्चों, दैट इज दी वर्क डन। भाई जो आपको एनर्जी मिल रही है बेटा आपकी हाई वोल्टेज बैटरी से, मतलब आपका वो वर्क डन परफॉर्म करेगा। तो भाई इलेक्ट्रिक वर्क की हम लोग बात करें यहाँ पे, इलेक्ट्रिक वर्क इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। क्लियर है? चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो जब इलेक्ट्रिक वर्क आप मतलब कहीं ना कहीं आप इलेक्ट्रिक वर्क परफॉर्म हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक वर्क का मतलब क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं आपका इजेक्ट करेगा। तो जब वो इजेक्ट करेगा तो बच्चों वो आपका मूवमेंट करेगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड। यहाँ पे आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी और बीच में कोई एटम्स भी आपको बेटा ट्यूब में नहीं मिलेंगे, काफ़ी आपका वेरी लो प्रेशर है। तो पूरी तरीके से बच्चों वो स्ट्राइक करेंगे कहाँ पे, आपकी एनोड प्लेट पे जाके, जहाँ पे फ्लोरोसेंस आपका ऑलरेडी लगाया, कोटिंग की गई है, तो वहाँ पे आपका शाइनिंग आपकी प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? ओके। ओके, तो बच्चों हम लोग आपको करेंगे यहाँ पे एक्सप्लेन, ज़रा सब लोग फोकस करेंगे। यहाँ पे आपका जब एक्सपेरिमेंट हो गया, तो एक्सपेरिमेंट होने के बाद कुछ आपका यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ और डाटा निकल के आया, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। इन 1859 दैट इज़ दी जूलियस प्रोक्लर स्टार्टेड द स्टडी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर इन ए डिस्चार्ज ट्यूब। जैसा मैंने आपको अभी बताया है, मैंने हाई वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर 10,000 वोल्ट और मोर, ठीक है, वॉज इम्प्रेस्ड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, जिसमें मैंने बताया था कि इंडिविजुअल रेज आपकी बेटा मूव कर रही हैं फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, सिंस द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज रेफर टू कैथोड एंड, तो आपकी जब कैथोड से ही आपकी रेज प्रोड्यूस हो रही है तो उसको बोला गया इट इज़ कॉल्ड कैथोड रेज। जहाँ पे हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज के बारे में।
तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम द कैथोड विद वेरी हाई वेलोसिटी रेंजिंग फ्रॉम, बेटा वेलोसिटी जो आपकी है 10⁻7 से लेकर 10⁻9 मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअली में आपकी जो स्पीड जो वेलोसिटी वो काफ़ी ज़्यादा है। तो काफ़ी ज़्यादा होने का मतलब क्या कि बेटा बच्चों जो बीच में आपका जो वैक्यूम जो आपका ट्यूब था उसके बीच में कहीं भी गैस के एटम्स प्रेजेंट नहीं थे, अदर गैस के एटम। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट था, जो स्पीड थी, वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो आपको यहाँ पे इतनी वेलोसिटी आपकी डिफाइन की गई है। और स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको ऑब्वियसली ट्रेवल करेंगे बिकॉज कोई भी आपका उसके अंदर हिंड्रेंस नहीं था। नेक्स्ट इज ए शैडो ऑफ मेटलिक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन ए पाथ इज कास्ट ऑन दी वॉल अपोजिट टू दी कैथोड। तो देखो इसको समझेंगे हम लोग ध्यान से। यहाँ पे इसमें एक्चुअली क्या किया गया है कि आपका ये वैक्यूम ट्यूब है, इसके अंदर बच्चों कैथोड ट्यूब के अंदर एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस्ड किया गया है। और ऑब्जेक्ट को जब प्लेस किया है तो भाई आपको पता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट हो रहा है आपका रेज का। तो भाई जब ये बेटा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे बेटा ये जब आपकी रेज ने जैसे बेटा ये इसके ऊपर स्ट्राइक करी, तो स्ट्राइक करने के बाद बच्चों यहाँ पे एक इमेज का जनरेशन हुआ। मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा था उसी की ही बेटा शैडो यहाँ पे आपकी क्रिएट हुई। हालांकि वहाँ पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन आप लगा दोगे उस तरीके से तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक शैडो भी क्रिएट हो रही है। अरे क्लियर है क्या? तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि शैडो ऑफ मेटलिक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द पाथ इज कास्ट ऑन द वॉल अपोजिट टू द कैथोड। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, दे प्रोड्यूस ए ग्रीन ग्लो व्हेन स्ट्राइक द ग्लास वॉल मैटर, लाइट इज एम्प्टीड व्हेन दे स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिसके बारे में आपको मैंने बताया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, व्हेन ए स्मॉल पिन होल इज प्लेस्ड इन देयर पाथ the blades of wheel are set in motion, thus the cathode ray consists of material particles which have mass and velocity। तो इसका भी एक्सपेरिमेंट बच्चों की जो रेज हैं क्या उनके पास मास है, क्या उनके पास वेलोसिटी है। जैसे हम बात करते हैं ना 1/2 काइनेटिक एनर्जी की हम लोग एक्चुअली बात करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक बीच में क्या किया गया कि एक आपका यहाँ पे एक व्हील आपका सेट कर दिया गया। और जब बच्चों यहाँ से जैसे कनेक्शन आपका स्टार्ट किया हाई वोल्टेज बैटरी से, तो वैसे आपके नेगेटिव प्लेट से बेटा रेज आपके ये बेटा यहाँ से आपकी रिलीज़ हुई। तो रेज जैसे यहाँ से आपके प्रोड्यूस हुई हैं, तो प्रोड्यूस होने के बाद ये जो आपका व्हील लगा हुआ है, ये व्हील के अंदर बच्चों मोशन हुआ है, मतलब मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ। तो ऐसे बोला गया कि जो भी रेज आ रही हैं, जो भी आपकी रेज यहाँ पे देखिए बेटा एक्चुअली कैथोड रेज उनको नाम बोला गया था बिकॉज कैथोड से ही आपकी कैथोड इलेक्ट्रोड से प्रोड्यूस हो रही थी। तो उनका मतलब क्या था कि बच्चों इनका जो मूवमेंट हुआ आपके इस व्हील का, तो बताया गया कि आपकी जो रेज है उसके पास मास भी है और वेलोसिटी भी है। क्लियर है? ओके। तो हम बोल सकते हैं रोटेशन ऑफ लाइट पेडल व्हील बाय कैथोड रेज। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द रेज आर पास्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट। ठीक है, मतलब आपका अगर एक अक्सर मैं एक्सपेरिमेंट अभी आपको बताऊंगा कि भाई जो आपका कैथोड रे ट्यूब था इसके बेटा साथ क्या किया है कि भाई अपोजिट साइड में आपकी यहाँ पे जो हम पहले हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेट आपकी लगी हुई है बेटा अपोजिट चार्ज की, तो उनके बेटा वहाँ से आपकी जो रेज हैं वो आपकी वहाँ से पास कर रही। तो पास कराने पे क्या हुआ कि बेटा डिफ्लेक्शन हुआ, और डिफ्लेक्शन बच्चों किधर हुआ? टुवर्ड्स दी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, नेगेटिवली चार्ज नहीं, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। ठीक है, तो इट शोज दैट कैथोड रे कैरी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दीज पार्टिकल्स कैरी नेगेटिव चार्ज वर कॉल्ड नेगेट्रॉन। तो नेगेट्रॉन भाई थॉमसन ने इस वर्ड को यूज किया था, और नेगेट्रॉन से ही ये बेटा क्या आपका हुआ है, आपका यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन से रिलेट किया गया है। ठीक है, ओके। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँगा कि जो नेगेट्रॉन है बच्चों, तो नेगेट्रॉन जो वर्ड है इसी से बेटा आपका लिया गया इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने बताया था बेटा किसने डिफाइन किया था? स्टोने ने, ये आपके साइंटिस्ट हैं। इसके बाद आप देख सकते हो कि इस आपके सिस्टम के अंदर यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिफाइन किया गया है बच्चों। यहाँ पे 10 वोल्ट में एक बैटरी लिया है, ये आपका काफ़ी लो वोल्ट है, लो वोल्टेज है बच्चों। यहाँ पे आपकी पॉजिटिव है या आपकी नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके यहाँ पे डिफाइन की गई है। उसके साथ आपका हाई वोल्टेज बैटरी यहाँ पे डिफाइन किया गया, आपको दिख रहा होगा। अब उसके साथ बेटा जैसे हाई वोल्टेज बैटरी को स्विच ऑन किया गया, तो करते ही बच्चों क्या हुआ कि भाई नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ आपका मूवमेंट बच्चों किसका हुआ? मूवमेंट आपका जो आपकी इनविजुअल रीजन का मूवमेंट आपका होने से स्टार्ट हुआ है। तो स्टार्ट होने के बाद जब यहाँ पे आपकी
लो वोल्टेज बैटरी जब लगाई गई थी तो कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिफाइन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका ये जो बच्चों मूवमेंट है, मूवमेंट किसका बच्चों, डिफ्रैक्शन किसका, जो आपकी रेज आ रही हैं वो इसका डिफ्रैक्शन बच्चों पॉजिटिव प्लेट की तरफ आपका शिफ्ट हुआ। तो बोला गया कि जो भी रेज आपकी रिलीज हो रही हैं वो रेज बेटा कैसी हैं, आपकी नेगेटिवली चार्ज हैं। कैसी हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं। क्लियर है, ओके, ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा पॉइंट नंबर 6। तो 6 पे हम लोग बात बेटा काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो दे प्रोड्यूस हीट एनर्जी व्हेन दे कोलाइड विद मैटर। इट शोज दैट cathode ray possess having kinetic energy which is converted into heat energy when stopped by the matter. Next point, these rays affect the photographic plate. Next point is cathode ray can penetrate the thin foil of solid material. Next point is cathode rays can ionize the gases through which they pass. अगर बेटा इस ट्यूब के अंदर अगर एटम्स प्रेजेंट हो जाएंगे तो जब ये बेटा आपकी हाई वेलोसिटी की आपकी जो रेज है जब बेटा उससे स्ट्राइक करेंगी तो उस एटम को, उस न्यूट्रल एटम को बच्चा वो आयोनाइज करेंगी, मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगी और जो आपका न्यूट्रल एटम था वो आपके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, द नेचर ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ। ठीक है, कैथोड रेज का जो नेचर वो किस पे आपका इंडिपेंडेंट होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। यस, इसके बाद तो भैया आपके 2 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट आता है नेचर ऑफ कैथोड, नेक्स्ट इज गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। इसको जब मैं बताऊंगा, गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब यहाँ पे बात किया बेटा नेचर के बारे में। ठीक है, नेचर ऑफ गैस। तो क्या किया थॉमसन ने, भाई जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट चल रहे थे उन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जब ये डाटा निकल के आया तो उस डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने जो नेचर ऑफ कैथोड है, तो भाई नेचर ऑफ कैथोड और एनोड के जो आपके जो टर्मिनल से उन पॉजिटिव नेगेटिव को चेंज करके देखा। उसके साथ साथ उन्होंने मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड को चेंज किया। उसके बाद उन्होंने जो आपकी गैसेस है उसको भी चेंज करके देखा। तो भाई कहीं भी आपका जो E/m रेशियो आता है, चार्ज बाई मास रेशियो आता है, उसकी जो वैल्यू आपकी आई थी दैट इज़ -1.75 इंटू 10 की पावर की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ 8। मैं फिर से एक बार डाटा बोल देता हूँ, -1.758 इंटू 10 पावर 8 कूलम पर ग्राम। ठीक है, तो इतना डाटा आपका जो निकल के आया था ये बेटा वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। आपने कैथोड एनोड के आपने मेटल को चेंज किया, आपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को चेंज किया, उनके नेचर को चेंज किया, लेकिन ये जो रेशियो है E/m रेशियो, चार्ज बाई मास रेशियो, इसमें आपका चेंज नहीं आया। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इस पर आपका ये जो इंडिपेंडेंट आपका टर्म डिफाइन किया जाएगा। क्लियर है, तो जो कैथोड रेज हैं वो आपके इंडिपेंडेंट रहती हैं नेचर ऑफ कैथोड पे एंड गैस एंड डिस्चार्ज ट्यूब पे। तो अब नेक्स्ट पॉइंट होगा मेजरमेंट ऑफ E/मास, मतलब चार्ज बाई मास फॉर द इलेक्ट्रॉन कैसे। तो 1897 के अंदर थॉमसन ने डिटरमाइन किया E/m वैल्यू, चार्ज बाई मास बेटा किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो उन्होंने स्टडी की थी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को लेके। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को लेकर उन्होंने आपने डिस्कशन किया था, तो उसके बारे में आपको मैथमेटिकली बताऊंगा। तो चलते हैं उस पॉइंट पे और समझेंगे। यस बच्चों, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बच्चों जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है इसके ऊपर आपका जब काम किया है थॉमसन ने, तो आपका चार्ज बाई मास रेशियो आपका डिफाइंड हुआ है E/m जो हम बात कर रहे हैं। तो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, इसमें आपका इक्वल डिफाइन किया है एट द स्टैंडर्ड कंडीशन। तो आपका यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू बनेगा A इंटू कैपिटल E और आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका बनेगा दैट इज़ V इंटू A इंटू B। B आपका यहाँ पे बहुत वेलोसिटी है, राइट। फिर बेटा यहाँ से आपका ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन आप देखोगे बच्चों तो मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं बेटा mv²। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने देखेंगे तो बेटा B से B यहाँ पे कैंसिल, यहाँ से आपका E से E कैंसिल। तो बेटा आपका जो यहाँ पे एक इक्वेशन निकली है देखो आपका E/m इक्वल टू B/b। तो आप देख सकते हो यहाँ से कि इस इक्वेशन के अंदर आपकी वैल्यू पुट की गई है, स्टैंडर्ड वैल्यू, और पुट करने से आपका जो डाटा निकल गया है E/m का, ठीक है, तो E/m का जो डाटा निकल के आया है, ओके। तो यहाँ से आपका जो E/m का जो डाटा निकल के आया है, चार्ज बाई मास रेशियो निकल के आया है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ -1.7588 इंटू 10 पावर 8 कूलम पर केजी। यहाँ पे ग्राम में डिफाइन है तो हम ग्राम में कर लेंगे, बाकी केजी में भी हम चेंज कर सकते हैं ऐसे यूनिट के अंदर। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको निकल के आते हैं। भाई परफॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट थॉमसन्स प्रूव्ड दैट
whatever gas is taken in the discharge tube and whatever is the metal of electrodes, the value of E by m is always the same, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर दस कॉमन यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑल एटम्स, मतलब इसको फंडामेंटल पार्टिकल के अंदर आपका डाला गया इलेक्ट्रॉन्स को। इसके बाद हम बात करेंगे कि बच्चों चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रोमोमेंट, तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स पे आपका जो चार्ज है वो किस तरीके से डिटरमाइन किया गया है, आर्की मिल्कन एक्सपेरिमेंट हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इस पॉइंट पे और समझेंगे। तो इस आपके डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेटा आर्की मिल्कन के बारे में मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बारे में 1909 के अंदर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वॉज मेजर्ड बाय आर्की मिल्कन इन 1909 बाय द मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसमें बेटा ये आपका एपरेटस है, ये इस तरीके से आपका एपरेटस यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जहाँ पे आपकी ये आप देख सकते हो ये आपकी एक्सरे है, ठीक है। ये आपकी एक्सरे आपकी रेडिएशंस यहाँ पे एक्सरे सोर्स है, ये एक्सरे रेडिएशंस आपके यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ से आपका ऑयल ड्रॉप्स आपके यहाँ पे बेटा डिफाइन की गई हैं। ऑयल ड्रॉप मतलब आपका जो एटोमाइज़र रहता है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे दैट इज़ दी एटोमाइज़र, ठीक है। तो वहाँ से आपकी ऑयल ड्रॉप आपकी यहाँ से रिलीज़ हो रही हैं। नेक्स्ट, ये एटोमाइज़र आपका स्प्रे गन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो बड़ा आपका माइक्रोस्कोप भी यहाँ पे लगाया गया, दैट इज़ टेलीस्कोप। इसके बाद देखो यहाँ पे आपकी दो प्लेट हैं, एक बच्चों जो प्लेट ऊपर आपकी है पॉजिटिव, नीचे आपकी नेगेटिव प्लेट, ऊपर से आपका ऑयल आपका स्प्रे किया जा रहा है। बात समझ में आई क्या, ये आपको क्लियर समझ में आया? ओके। इसके बाद हुआ क्या है कि जब आपका ऑयल यहाँ से स्प्रे किया जा रहा है तो स्प्रे करने के बाद तो हम बात करेंगे ऑयल ड्रॉपलेट्स फॉल्स थ्रू होल्स इन द अपर प्लेट, ठीक है। जो अपर प्लेट है इसके ऊपर आके बेटे देखो आपका जो ऑयल है वो आपका यहाँ पे गिरेगा आके। इसके बाद क्या होगा, द एयर बिटवीन द प्लेट is then exposed to X-ray which eject electrons from the air molecules। मतलब आप देखो जब एक्सरे बेटा आपके यहाँ पे जब आ रही है, ठीक है, तो एक्सरे आपके यहाँ पे आने के साथ यहाँ पे क्या करें बेटा, जो भी एटम्स आपके प्रेजेंट होंगे उन एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को बेटा रिलीज़ कर देगी। भाई आपकी यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो भाई इलेक्ट्रॉन्स बेटा आपके जो गैस के जो गैस के जो एटम्स हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएगा। अब इजेक्ट होने के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखना क्या होगा, the air between the plate is then exposed to X-ray when eject electrons from air molecules। some of these electrons are captured by oil droplets। मतलब ऊपर से आपका बेटा देखो ऑयल की ड्रॉपलेट्स आ रही हैं, तो उन ऑयल ड्रॉपलेट्स का बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे जाके आपका इकट्ठा होने लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके एटम से रिलीज हो रहा है, एंड इट एक्वायर्स ए नेगेटिव चार्ज। तो जो आपके ऑयल से बचो वो ऑयल्स के आप ऊपर बेटा चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज आपका आ जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया क्या? इसके बाद the metal plates were given electric charge and the electric field between the plates was increased। अब जो प्लेट आपके लगाई बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगाई गई है, इन पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो इंक्रीज़ करने के बाद क्या होगा, इट वॉज पॉसिबल टू मेक सम ऑफ द ड्रॉप्स ट्रेवल्स अपवर्ड एट द सेम स्पीड एज दे वर प्रीवियसली फॉलोइंग। अब हालांकि क्या होगा कि यहाँ पे ग्रेविटी भी काम करेगा, लेकिन जब बेटा यहाँ पे हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करने से क्या होगा भाई, ऑयल ड्रॉपलेट्स बच्चों कैसी नेगेटिवली चार्ज हो गई हैं, तो नेगेटिवली चार्ज होने बेटा वो नेगेटिव की तरफ तो शिफ्ट होंगी नहीं, नेगेटिव प्लेट की तरफ तो शिफ्ट होंगी नहीं, तो भाई वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही आपकी शिफ्ट होंगी। तो बच्चा जिस स्पीड से वो नीचे आ रही थी उसी स्पीड से क्या होंगी बच्चों, वापस से ऊपर आपकी शिफ्ट हो जाएंगी। अरे समझ में आया क्या, क्लियर है? ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे भाई मेजरिंग द स्पीड द नोइंग थिंग्स लाइक द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एंड द डेंसिटी ऑफ ऑयल, ठीक है। रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप्स, मिल्कन वाज एबल टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप्स। ही फाउंड दैट स्मॉलेस्ट चार्ज टू बी फाउंड ऑन देम वाज अप्रॉक्सीमेटली 1.59 into 10⁻19 कूलम। दिस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन आज मॉडर्न वैल्यू बेटा अभी ये करंट वैल्यू हम यूज करने को मिलती है, दैट इज 1.602 चेंज होती रहती है इंटू 10⁻19 कूलम। क्लियर है? इसके बाद हम बात करेंगे दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ E/m रेशियो एंड द वैल्यू ऑफ E। तो अब देखो ध्यान से, आपको यहाँ पे चार्ज के बारे में पता चल चुका है और E/m रेशियो की वैल्यू भी आपको आ चुकी है। अब जब दोनों की वैल्यू आपकी आ चुकी है तो यहाँ से हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम आसानी से मास निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या? ओके, तो देखेंगे हम लोग यहाँ से मास किस तरीके से निकालेंगे। तो आप देखो यहाँ से आपका जो
मास निकालने के लिए देखो बच्चों क्या बनेगा, m इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई ई बाई एम, आपका रेशियो था भाई। ई की वैल्यू बच्चों कितनी आई थी, दैट इज 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम ऊपर हो जाएगा। और ई बाई एम देखो, ई बाई एम का बच्चों आपका वैल्यू क्या थी, वो आपकी वैल्यू थी दैट इज़ 1.7588 इंटू 10⁻8। और इसको बच्चों आप सॉल्व करो तो यहाँ से निकल के आएगा दैट इज़ 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। और केजी की बात करोगे तो आपका -31 केजी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका मास निकल के आ गया। मतलब चार्ज आपको देखो, चार्ज आपको कहाँ से बेटा पता चला, मिल्क एंड ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। और ई बाई एम रेशियो कहाँ से पता चला, वो आपके थॉमसन मॉडल से। अरे समझ में आया क्या, जब हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो वहाँ से तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो, आप मास निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन का, निकल के आ गया। इसके बाद एक पॉइंट पे हम बात और करेंगे कि दिस इज टर्म्ड एज द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन मूविंग विद लो स्पीड, देन मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन मे बी कैलकुलेट बाय द फॉलोइंग फार्मूला। अगर आपका इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे बोला गया कि बेटा आपके रेस्ट में डिफाइन कर रहा है, तो रेस्ट मास के बारे में बात करेंगे तो आपका इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी रेस्ट मास। लेकिन जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा लो स्पीड से, तो उस केस में हम कैसे निकालते हैं दोस्तों आप देख लो। तो बेटा तब निकालेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई अंडर रूट बेटा ब्रैकेट आपका क्या होगा 1 माइनस बी डिवाइड बाई सी का आपका होल स्क्वायर, इसको याद रखना है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू पुट करके देखूंगा यहाँ पे कि व्हेन जो आपकी वेलोसिटी है ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड सी आपकी वेलोसिटी और लाइट है, अगर आपका b इक्वल टू सी हो जाएगा, b और c आपका इक्वल हो जाएगा, मतलब आप कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो देखो 1 माइनस 1 का मतलब क्या होगा 0, तो उसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन बेटा होगा उसका मास कितना हो जाएगा, दैट इज़ द इनफाइनाइट। अगर आपकी जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की अगर उसकी ज़्यादा होगी बेटा स्पीड ऑफ लाइट से, वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तो उस केस में आपका जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा वो आपका होगा इमेजिनरी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको समझनी काफ़ी ज़रूरी थी, क्लियर है, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट है आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की हम लोग बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पे नाम आता आपका है ई गोल्डस्टाइन का, ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको। तो ई गोल्डस्टाइन की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने किस तरीके से एपिटस लिया था और क्या कंडीशंस ली थी वो मैं आपको पहले शॉर्टकट में बता देता हूँ, ठीक है, आसान। तो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के लिए इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब, जैसे अभी मैंने फर्स्ट अभी एक्सपेरिमेंट की बात की थी आपके इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी में, उसी तरीके से सेम एपिटस बच्चों यहाँ पे यूज किया, दैट इज डिस्चार्ज ट्यूब। और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर समझने वाला जो पॉइंट है गैस का प्रेशर, ठीक है। तो जो गैस का प्रेशर बच्चों आपका देखो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में कितना था आपका, वहाँ देखो प्रेशर आपका क्या था, वैक्यूम था लगभग बच्चों, कितना था 10⁻³ समथिंग था, 10⁻⁴ आपका mm था ऑफ मरकरी। यहाँ पे आपका जो प्रेशर था वो बच्चों लिया गया 10⁻⁻1 mm ऑफ मरकरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना ये। और इसके साथ साथ डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बेटा यहाँ पे लिया गया दैट इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड का मतलब होता है कि कैथोड में आपके स्मॉल होल्स कर दिए गए, ठीक है। तो दो चीज़ें आप देखो ध्यान से, गैस का प्रेशर कितना है 10⁻⁻1 mm ऑफ मरकरी, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपको याद रखना पड़ेगा कि जो आपका जो परफोरेटेड आपके जो कैथोड है, तो बेटा कैथोड बेटा परफोरेटेड है, मतलब कैथोड में स्मॉल होल्स कर दिए गए, ठीक है। तो अब उसमें जब होल्स करने के बाद मैं आपको बताऊंगा फिर से आपका सेम एपिटस है उसका मैं आपको बेसिक पॉइंट बताऊंगा। जैसे मान के चलो ये आपका इस तरीके से मैं कैथोड बना देता हूँ, इसमें आपके ये स्मॉल होल्स आपको दिख रहे हैं। कैथोड आपका कैसा है नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पे आपका ये प्रेजेंट है एनोड, राइट, ये आपका एनोड। तो एनोड बेटा आपका परफोरेट नहीं लिया गया। अब एनोड बेटा कैसा है, ये तो आपका पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। जैसे आप हाई वोल्टेज बैटरी को आप स्विच ऑन करोगे तो करते ही क्या होगा, जरा ध्यान से देखना कि भाई कैथोड से आपके सबसे पहले देखो कैथोड से क्या होगा, कैथोड से आपके इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट होंगे। बताओ सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा भाई, जो भी कैथोड पे बेटा मेटल होगा वहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट होंगे। अब जब प्रेशर वाली बात आती है तो प्रेशर यहाँ पे लिया गया 10⁻⁻1 mm ऑफ Hg। तो भाई इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका जो पहले वैक्यूम था अब यहाँ पे वैक्यूम नहीं रहा, तो भाई कुछ ना कुछ गैस के एटम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जब आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ गैस के एटम्स आपको, सपोज मैं इस तरीके से डिफाइन कर देता हूँ, कुछ गैस के एटम्स आपके प्रेजेंट हैं, तो जैसे बेटा आपके हाई मूविंग जो आपके बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब बेटा इससे स्ट्राइक करेंगे एटम्स के साथ, आपके जो न्यूट्रल एटम का बेटा जैसे स्ट्राइक करेंगे
तो करने से क्या होगा कि भाई इनका जो आपका एटम के बेटा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो बच्चों यहाँ से क्या होंगे बेटा, वो आपके एजेक्ट कर जाएंगे। तो जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एजेक्ट किए, तो मुझे बताओ कि जो आपका न्यूट्रल आपका जो एटम था, गैस का एटम था बेटा, वो कैसा आ चुका है, वो आपका बन चुका है पॉजिटिवली चार्ज। देखो ध्यान से, वो सब के सब आपके पॉजिटिवली चार्ज आपके आयंस बन जाएंगे, गैसेस आयंस। और यही बेटा पॉजिटिवली चार्ज आयंस किधर से बेटा मूव करेंगे, ये मूव करेंगे बेटा इधर से नेगेटिवली, भाई वो पॉजिटिव हो चुके हैं ना, तो ये बच्चों मूव करेंगे आपकी नेगेटिव प्लेट की तरफ। अब देखो ध्यान से, जब ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो करने का मतलब क्या है कि हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि एक्चुअली में क्या एनोड से मूवमेंट हुआ है। भाई एनोड से मूवमेंट नहीं हुआ है, ये गैस के एटम्स तो बच्चों बीच में प्रेजेंट थे ना कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आप ऐसे एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड यूज कर सकते हो कि यहाँ पे आपका जो ओरिजिन है, जो आपके यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस हैं, जो गैसेस आयंस हैं, वो मूवमेंट कर रहे हैं। तो मूवमेंट करने के पीछे मैं बोल सकता हूँ कि जो प्रोटॉन का बेटा जो ओरिजिन है, तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, गैसेस आयंस हैं, प्रोटॉन नहीं है। जैसे कोई बोले कि भाई प्रोटॉन्स के बारे में अगर कोई बोलता है, तो बेसिकली जो ओरिजिन की बात करते हैं, तो गैसेस आयंस आपके होते हैं रिस्पॉन्सिबल। गैसियस आयंस आर दी रिस्पॉन्सिबल, जो कैथोड की तरफ आपके मूव कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज बेटा वो पॉजिटिवली चार्ज आपके आयंस हैं। तो जो गैसियस आपके जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं बेटा, वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स कैथोड प्लेट, तो दैट इज द ओरिजिन ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट, हम ऐसे बोल सकते हैं दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली। तो हम ऐसे बात करें भाई कि जो प्रोटॉन्स हैं वो आपके पॉजिटिवली चार्ज आपके पार्टिकल से डिफाइन किए गए हैं। अब इसके अंदर जो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स निकले थे कैथोड आपके इलेक्ट्रोड से, भाई वो तो मूव बेटा इधर से इधर ही करेंगे। अब मैं डिफरेंट कलर से बनाऊंगा, ध्यान से देखना कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स बेटा निकल रहे थे कहाँ से, कैथोड प्लेट से, तो वो तो बच्चों आपके वैसे मूव करेंगे, किधर से किधर मूव करेंगे, वो आपके बिल्कुल मूव करने वाले हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो उनको बेटा हम लोग कैथोड रेज बोलेंगे, वो आपका बात सही है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि आपके जो गैसेस आयंस का मूवमेंट हो रहा है, पॉजिटिव गैसेस आयंस का मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स द कैथोड, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, तो यही आपकी रिस्पॉन्सिव बेटा किसके लिए है, प्रोटॉन्स के लिए। अब एक इसमें वर्ड और आता है एनोड रेस और कैनाल रेस, ठीक है। तो ये जो बेटा आपकी मूवमेंट हो रहा है आपके इस पॉजिटिव आयंस का, गैसेस आयंस का, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं दैट इज़ द एनोड रेज, एनोड रेज, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कैनाल रेज। इन दोनों वर्ड्स को हम यूज करते हैं, तो इन्हीं को बेटा हम लोग बोलते हैं एनोड रेज और कैनाल रेज, जो आपके पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयंस हैं मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो एनोड रेज हैं, ये जो कैनाल रेज हैं, क्या ये नेचर ऑफ गैसेस जो गैस मैंने ली थी उस पर डिपेंड करेगा, इस वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो इसको। तो आपका बिल्कुल यहाँ पे लिखना पड़ेगा दे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे गैस लेने वाले हो उसके नेचर पे आपका डिपेंड करेगा। जब उसके नेचर पे डिपेंड करेगा तो चार्ज बाई मास रेशियो होगा, तो चार्ज बाई मास रेशियो बेटा कांस्टेंट नहीं रहेगा। फिर जैसे इलेक्ट्रॉनिक केस में था, तो यहाँ पे आपका जो E बाई एम रेशियो होगा, चार्ज बाई मास रेशियो होगा, वो भी डेफिनेटली डिपेंड करेगा। और डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा बच्चों नेचर ऑफ गैस पे, ठीक है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। तो जब ये डिपेंड करेगा तो ये फंडामेंटल आपका पार्टिकल डिफाइन नहीं किया जाएगा, याद रहेगा आपको। ओके, बट एक पॉइंट यहाँ पे मजेदार पॉइंट क्या आता है कि अगर इन केस ऑफ हाइड्रोजन, अगर बच्चों ने लिया है हाइड्रोजन एटम लिया है, तो हाइड्रोजन एटम वाले केस में हम लोग बेटा गैसेस आयंस वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम लोग प्रोटॉन वर्ड यूज करते हैं। क्यों, उसको देखो जरा ध्यान से। भाई जो आपका हाइड्रोजन एटम है, भाई अगर उसकी बात करूँ तो उसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ बेटा 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसमें से देखो, जब आपका ये जो बेटा सिस्टम एपिटस था, उसके बेटा आपका ये कैथोड था या आपका एनोड था, तो भाई कैथोड बेटा था, तब बेटा था आपका परफोरेट, भाई यहाँ पे होल्स थे। उस केस में अगर बेटा यहाँ पे गैस बेटा आपका हाइड्रोजन हुआ, तो उस केस में बेटा क्या होगा, भाई प्रोटॉन तो बेटा आपका प्लस डिफाइन कर दिया, भाई आउटर मोस्ट से बेटा इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल जाएगा, जैसे बेटा कैथोड रे आपकी स्ट्राइक करेंगी। तो भाई सिर्फ और सिर्फ क्या मिला आपको, सिर्फ बेटा क्या मिला, ओनली 1 प्रोटॉन। आप देखो ध्यान से, आपको सिर्फ बेटा 1 प्रोटॉन ही मिलेगा। तो इसका ही तो मूवमेंट होगा बच्चों, किधर, टुवर्ड्स द कैथोड प्लेट, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, ठीक है ना। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन
आपका 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो बेटा जो प्रोटॉन बचेगा वही आपका मूव करेगा टुवर्ड्स द कैथोड प्लेट। तो इस केस में हम बोलते हैं, तो हम लिखेंगे इस तरीके से कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन एनोड रेज आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन। तो फिर वहाँ पे हम लोग गैसेस आयंस वर्ड यूज नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भाई प्रोटॉन का जो चार्ज है उसकी चार्ज की जरा बात कर लेते हैं। तो प्रोटॉन का चार्ज बच्चों कितना आता है, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर मैं प्रोटॉन के मास की बात करूं तो कितना होगा 1.625 इंटू 10 होगा -27 kg, ठीक है। और इसको बेटा प्रोटॉन के मास को इलेक्ट्रॉन के मास से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, तो कितना होगा 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा ये मास ऑफ प्रोटॉन मैंने डिफाइन कर दिया है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके बच्चों, तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इसका थ्योरेटिकल पॉइंट। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट लीड टू बी डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल वॉज conducted by Goldstein, right? He used perforated cathode in the modified cathode ray tube, ठीक है। इसमें आपका परफोरेट का मतलब क्या है कि देखो इसमें बीच में होल्स कर दिए गए हैं, ठीक है, ओके, कैथोड में। और यहाँ देखो बच्चों कोटिंग इधर की गई है। बेटा होल्स करने का मतलब क्या था कि यहाँ से ईजिली आपकी जो भी रेज हैं वो आपके पास हो सकें, और होने का बेटा जिंक कोटिंग से आपकी जैसे स्ट्राइक करेंगे तो आपकी साइन प्रोड्यूस होगी, आपके यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस होगा। तो डेफिनेटली बोल सकते हैं कुछ ना कुछ आपका मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है जिसका बेटा मूवमेंट हो रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो कि आपका यहाँ पे बेटा कौन सी गैस है, बेटा H2 गैस मैंने बताया था। H2 गैस को लेके यहाँ पे प्रेशर भी आपका लो किया गया है, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। It was observed that when a high potential difference was applied between the electrode, not only cathode rays were produced, बेटा cathode ray भी produce मैंने आपको दिखाई थी, and also a new type of rays were produced from anode moving towards cathode and pass through the holes or canals of the cathode. These rays were termed canal rays since these pass through canals of cathode, ठीक है। दीज रेज ऑल्सो नेम्ड एज कैनोड रेज, क्लियर है, क्योंकि एनोड से आपकी प्रोड्यूस हो रही है इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन दी, आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ सारे पॉइंट्स, ठीक है, वही लिखे हैं। व्हेन दी प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेज वर स्टडीड बाई थॉमसन, ही ऑब्जर्व दैट दीज रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड नेम्ड एज पॉजिटिव रेज। नेक्स्ट पॉइंट, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉजिटिव रेज वर रिकॉग्नाइज्ड। तो फर्स्ट वन इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे आपका जो इमेज है, जो आपका शैडो है, वो भी आपका डिफाइन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, लाइक कैथोड रेज, दीज रेज ऑल्सो रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ एंड ऑल्सो हैविंग हीटिंग इफेक्ट एंड काइनेटिक एनर्जी भी इसके पास है, तो मास और वेलोसिटी को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। द रेज आर डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट, शोइंग देयर बाई दैट these rays carry positively charge. नेक्स्ट पॉइंट इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे डालेंगे तो वहाँ पे आपका लाइट प्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन इज दीज रेज कैन पास थ्रू थिन मेटल फॉइल, मेटल फॉइल से पास करने का मतलब क्या है कि इनकी स्पीड काफ़ी आपकी मैक्सिमम है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज रेज कैन प्रोड्यूस आयोनाइजेशन गैस, आयोनाइज भी गैस के आइटम्स को करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव पार्टिकल्स इन दीज रेज हैविंग E/m वैल्यू मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप नेचर ऑफ गैस अगर आप चेंज करोगे तो डेफिनेटली E/m की जो वैल्यू थी इलेक्ट्रॉन वाले केस में, वो वहाँ से कहीं ना कहीं वैल्यू आपकी चेंज होगी, और चेंज होने पे बेटा यहाँ पे निकलेगी स्मॉलर वैल्यू, उससे कम निकलेगी। तो फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ E/m it is definite that positive particles having the high mass. Next, E/m value is dependent on the nature of gas taken in the discharge tube, that is positive particles are different in different gases. Okay, next point पे आते हैं। Accurate measurement of charge and mass of particles in the discharge tube containing hydrogen, the lightest of all gases. ये 1906 में आपकी थॉमसन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। These particles were found to have E/m value that is very clear plus
9.579 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम, ठीक है। और दिस वाज मैक्सिमम वैल्यू फॉर E/m ऑब्जर्व फॉर एनी पॉजिटिव पार्टिकल्स। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि आपका चार्ज और मास के बारे में बात कर लेते हैं। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में कहीं ना कहीं एक्चुअली में रदरफोर्ड ने नाम आपका डिफाइन किया था, है ना, प्रोटॉन बर्ड। लेकिन मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना आपका होगा। हम बात कर रहे हैं 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बारे में, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब इसके बाद आपको अगर मास निकालना है तो E/m आपको पता है और आपको चार्ज भी पता है, तो आप डिवाइड करोगे तो बेटा आंसर आपका आएगा, मास निकल के आएगा प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो मास ऑफ प्रोटॉन इन AMU अगर आपको लिखना है तो आपका ये बनेगा दैट इज़ 1.00757 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो आज मैंने बात की है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। इसके बाद बच्चों हम लोग कल बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी पे। फिर उसके बाद जितने भी आपके यहाँ पे जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, डिफरेंट लॉज हैं, उसके बारे में हम लोग करेंगे डिस्कस। ओके, थैंक यू।